Hello students, topic for today's class is respiration in organisms, and in its second part you will get to learn about respiration in yeast, respiration in muscle cells, reasons for muscle cramp and breathing. ब्रीथिंग जो है वो मैं बता चुका हूँ, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बता चुका हूँ इस क्लास में. ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. आगे चलते हैं. रेस्पिरेशन इन ईस्ट, जैसा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे चुका था, तो डिटेल में पढ़ते हैं. ईस्ट आर यूकैरियोटिक्स, मतलब सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर यूकैरियोटिक बोल सकते हैं. बिलोंगिंग टू फंगस किंगडम. किससे बिलोंग करते हैं? फंगस के किंगडम से बिलोंग करते हैं. दे आर यूज फॉर सेवरल पर्पसेज, इनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे इन द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री. दे आर यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. ब्रूअर्स yeast is used in beer fermentation and in wine fermentation. ब्रूअर जो ईस्ट है ये किसमें यूज आता है? बियर फर्मेंटेशन में और वाइन फर्मेंटेशन में यूज आता है. दे आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एब्सेंस की, अगर एयर की भी एब्सेंट है, एयर अगर एब्सेंट है तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं ईस्ट. सिंस they can survive in the absence of air, they can even break down the glucose into alcohol, carbon dioxide and energy. ये वाली मैं इक्वेशन फॉर्म में आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में कि ईस्ट जो है एब्सेंस ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू क्या क्या आउटपुट या प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमको? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी in the absence of oxygen, and hence undergo anaerobic respiration. क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. इक्वेशन फॉर्म में लिख रखा है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. क्या मिलेगा हमको? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी. द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द प्रोसेस मेक्स bread and other baked food items spongy. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है इस प्रोसेस में, इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो कहां पर यूज किया जाता है? फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड अदर बेक्ड फूड आइटम्स स्पंजी. स्पंजी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां यूज किया जाता है. जैसे दे रखा है ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, एल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है, हमको मिलेगा क्या क्या? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ये प्रोसेस किसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है? ईस्ट की वजह से. या रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हो रहा है ईस्ट में वो इस तरीके से कंप्लीट होगा और हमको आउटपुट ये मिलेंगे. रेस्पिरेशन इन मसल्स सेल. रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स, like yeast, the muscular cells are also capable of surviving in the absence of air. yeast के जैसे मस्कुलर जो सेल होते हैं वो भी एब्सेंट एयर की एब्सेंट में सर्वाइव कर सकते हैं एंड हैंस कैन रेस्पायर एनाएरोबिकली. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये भी कर सकते हैं, बट दे कैन रेस्पायर एनाएरोबिकली ओनली ड्यूरिंग टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने के कारण, कमी होने की वजह से ये एनाएरोबिकली रेस्पायर करेंगे या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे. फॉर इंस्टेंस हैवी एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग, वॉकिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, फास्ट रनिंग एंड मेनी मोर रिक्वायर हैवी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि ये सारी एक्सरसाइज दे रखी है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, ठीक है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज लिमिटेड. but the supply of oxygen for producing energy is
लिमिटेड। एनर्जी की जो सप्लाई है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो हमको एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी या फिर एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। इस वजह से क्या होगा, उस टाइम होगा क्या, एट दिस टाइम of temporary deficiency of oxygen, the muscular cell respire anaerobically to fulfill the demand of energy। उस केस में क्या होगा, जब ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, मस्कुलर जो सेल है वो एनाएरोबिकली रेस्पायर होंगे या फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लेंगे टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी की डिमांड पूरी करने के लिए। जैसा कि दे रखा है, दिस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज कैरिड टू द सेल ऑफ द बॉडी बाय प्रोटीन कैरियर। किनके थ्रू ले जाया जाता है, प्रोटीन कैरियर, एंड इज यूज्ड एज फ्यूल बाय द एनर्जी फैब्रिक्स इन मसल सेल। फिर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। फ्यूल जैसे बाइक है, स्कूटर है, कार, इनको भी फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए, वैसे ही ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है एज अ फ्यूल यूज किया जाता है बाय द एनर्जी फैब्रिक्स इन द मसल सेल। मसल सेल्स में एनर्जी फैब्रिक प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू एज अ फ्यूल ये यूज किया जाता है। फॉर्मूला दे रखा है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द मस्कुलर सेल। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन। जैसा कि दे रखा है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगी। रीजन फॉर मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प होता है तो उसके लिए रीजन क्या होता है। एज वी डिस्कस्ड दैट इन टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन द मस्कुलर सेल रेस्पायर एनाएरोबिकली। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही कि जब हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो मस्कुलर सेल क्या करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो उस केस में ये इक्वेशन में बता चुका हूं, उस केस में ये प्रोडक्ट बनता है। दिस लीड्स टू द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। इस केस में क्या होता है, हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन होगा, लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन होगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेकडाउन होगा। जैसे दे रखा है, दिस लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी कंसिक्वेंटली लीडिंग टू मसल क्रैम्प। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की फैलने की वजह से क्या होगा, मसल क्रैम्प होगा। हॉट वाटर और मसल क्रैम्प को अगर ठीक करना है, अगर मसल क्रैम्प हो गया है, मसल क्रैम्प को आपको अगर रिलीफ पाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, देयर बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स। या तो हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होगी मसल सेल्स में। दिस सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल रिजल्ट इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। और उससे वो लैक्टिक एसिड जो है, उससे लैक्टिक एसिड जो है वो धीरे 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 कम हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देयर बाय गिविंग यू रिलीफ। और लैक्टिक एसिड किस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और फिर आपको धीरे धीरे रिलीफ मिल जाएगा, पेन कम हो जाएगा। जैसे कि दे रखा है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और जैसे ही लैक्टिक एसिड फैलना चालू होगा तो क्या होगा, मसल क्रैम्प होगा। और मसल क्रैम्प से रिलीफ पाने का तरीका, हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज करेंगे, तो धीरे धीरे से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लैक्टिक एसिड जो है वो आप ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। ब्रीथिंग की प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमको रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या करता है और किस काम में आता है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, टू ब्रेक डाउन फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी along with the release of carbon dioxide gas. For this purpose we need a medium
उसके लिए हमको क्या मीडियम चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा फॉर टेकिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए हमको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। दिस पर्पस इज सॉल्व्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ब्रीथिंग। और ये जो पूरा प्रोसेस है या पर्पस है ये किससे सॉल्व हुआ है, किससे कंप्लीट होगा, ब्रीथिंग से पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या है वो सुन लीजिए या समझ लीजिए। मैं बता चुका हूं पहले ही आपको प्रीवियस क्लास में कि ब्रीथिंग होता क्या है। अब वर्ड फॉर्म में अच्छे से समझ लीजिए इसको। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रेफर्ड टू एज ब्रीथिंग। एयर बाहर निकालना और एयर अंदर लेना। एयर बाहर कौन सी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और एयर अंदर कौन सी जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है ब्रीथिंग। इट इज एन एंडलेस प्रोसेस दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एंडलेस प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कैरिड आउट फ्लुएंटली यूजिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये किसके थ्रू प्रोसेस कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसको, इनहेलेशन, इनहेल करना। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, उसको कहा जाएगा एक्सहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, एक्सहेल करना, उसको कहा जाएगा एक्सहेलेशन। वन ब्रीथिंग इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ वन एक्सहेलेशन एंड वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। जो वन ब्रीथिंग है वो किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, द कंपोजिशन ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक एक्सहेल होगा और एक इनहेल होगा और एक एक्सहेल होगा। इस कंप्लीट साइकिल को बोलेंगे हम वन ब्रीथिंग बोलेंगे। नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज रेफर टू एज ब्रीथिंग रेट। और एक मिनट में जितनी भी ब्रीथ ले रहा है, जितनी बार ब्रीथ करेगा एक मिनट में, उसको कहा जाएगा ब्रीथिंग रेट। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ये देख सकते हैं आप, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि नोज, माउथ, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ब्रीथिंग में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट लाइफ। दिस प्रोसेस कैरिड आउट थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। द एयर रिच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, द एयर रिच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो दो होल्स होते हैं हमारे नोज में, उनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। इज पास ऑन टू द नेजल कैविटी। उसके बाद एयर नॉस्ट्रिल से पास होकर कहां जाती है, नेजल कैविटी में जाती है। वेयर एयर इज वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड बाय द म्यूकस। म्यूकस जो लिक्विड होता है, जो सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, उस जो सेमी सॉलिड पेस्ट अंदर जो होता है नोस्ट्रिल्स में, उसको म्यूकस कहा जाता है। वहां पर जो एयर पहुंचने के बाद क्या होती है, वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड होती है। द टाइनी हेयर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, क्या करते हैं, जो हेयर्स होते हैं उनको कहा जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या करते हैं, फिल्टर आउट द डस्ट एंड अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और दूसरे जो पार्टिकल होते हैं जो एयर के साथ हमारे नॉस्ट्रिल्स या नोज में जाते हैं, उनको फिल्टर करने का काम करते हैं ये हेयर्स या सिलिएटेड एपिथेलियम। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट बाय अ वॉल थिन बोन, वॉल ऑफ थिन बोन नोन एज सेंट्रल सेप्टम। ठीक है, हमारी जो नेजल कैविटी है वो एक थिन बोन से डिवाइड की है लेफ्ट और राइट में। इसको कहा जाता है, उस थिन बोन को कहा जाता है सेंट्रल सेप्टम। द एयर देन पासेस थ्रू द विंड पाइप ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। विंड पाइप के थ्रू फिर वो जो एयर है आगे पास होती है, उस विंड पाइप को कहा जाता है ट्रैकिया। द ट्रैकिया फिल्टर्स द एयर वी इनहेल एंड ब्रांच। ठीक है, जो क्या काम करता है, इसका काम भी क्या है ट्रैकिया का, एयर को फिल्टर करना और फिर उसको आगे डिवाइड करना, जो आगे डिवाइड होता है ब्रोंकाई में।
ब्रोंकाई में आगे डिवाइड होता है, द ट्रैकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई रेफर्स टू द टू एयर ट्यूब्स दैट कैरी द एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली इनटू द लंग्स. ठीक है, दो ट्यूब्स है ब्रोंकाई जो ट्रैकिया से डिवाइड होकर, जो ट्रैकिया है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, उनको ब्रोंकाई कहते हैं, और वो आगे जाके लंग्स से मिलते हैं. दैट कैरी द एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली इनटू द लंग्स, और फिर वहां से वो एयर जो है लंग्स में पहुंचती है. लंग्स आर द पेयर ऑफ मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब जो लंग्स है, दो लंग्स है, पेयर है पूरा, उस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है लंग्स को कहा जाता है. वेयर ऑक्सीजन इज टेकन इनटू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट. जहां पर ऑक्सीजन जो ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ही निकलती है, लंग से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. द रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द लंग्स. वहां पर क्या होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में. वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन रिच ब्लड. ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन, रेड ब्लड सेल जो कि लंग्स में होते हैं. दे कैरी इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल बॉडी सेल्स. वो क्या करते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को वहां से ले जाते हैं, और क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है तो वहां से लेकर वो ऑक्सीजन पूरे सेल्स को, हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी सेल्स हैं पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं ये ऑक्सीजन, एंड टिक्स अप द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल. और हर एक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो वहां से लेकर बाहर निकालते हैं. दिस गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर. अब ये सेक लाइक स्ट्रक्चर मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द लंग्स एंड इज नोन एज एल्वियोलस. इनको एल्वियोलस कहा जाता है. मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी में डायफ्राम एक मस्कुलर शीट होती है जो प्रेजेंट होती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज accompanied by the movement of diaphragm and the rib cage. rib cage और diaphragm के हेल्प से या मूवमेंट से ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का ये कंप्लीट होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डायफ्राम देख सकते हैं आप. अभी डायफ्राम जो है इसकी साइज ऊपर नीचे हो रही है, अप एंड डाउन हो रहा है. तो ये हो क्यों रहा है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, द रिब केज मूव्स अप एंड आउटवर्ड. द रिब केज जो है ये अप हो रहा है और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, फैल रहा है. वेयर एज द डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है. दिस फिनोमिनन एक्सपांड द स्पेस अवेलेबल इन द चेस्ट कैविटी विच इन टर्न मेक्स द एयर गेट्स इनटू लंग. इससे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस फिनोमिना में क्या हो रहा है, जो स्पेस है अब चेस्ट में जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. उससे एयर को अंदर जाने में हेल्प मिल रही है, ऑक्सीजन को अंदर जाने में हेल्प मिल रही है, फिर लंग्स में जाने में हेल्प मिल रही है. ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट, और ब्रीथिंग आउट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. हम बाहर क्या निकल रहा है, ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं तो उसमें क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. द रिब केज मूव्स डाउन एंड इनवर्ट. रिब केज क्या हो जाएंगे, नीचे और अंदर की तरफ अब सिकुड़ जाएंगे. पहले फैल गए थे, एक्सपैंड हो गए थे, अब क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे. वेयर एज द डायफ्राम मूव्स अप, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इट विल मूव अप. दिस फिनोमिना रिड्यूसेस स्पेस अवेलेबल इन द चेस्ट कैविटी व्हिच इन टर्न पुशेस आउट द एयर. इसमें इस केस में इस प्रोसेस में क्या होगा, इस फिनोमिना में क्या होगा, जो स्पेस है वो कम होगा, उस कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पुश करेंगे लंग्स से. तो वो लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर पुश हो जाएगी. How faster breathing energizes a person. The average breathing rate of an adult is 15 to 18 breaths per minute. जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होती है किसी एडल्ट की वो कितनी होती है, 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट. ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगी. जैसे यहाँ पे 15 to 18 है, और अलग अलग बुक्स में या अलग अलग पर्सन में वेरी कर सकती है. बुक में भी अलग अलग दे रखा होगा, जैसे किसी बुक में 12 to 16 भी दे रखा होगा, 12 to 18 भी दे रखा होगा. जैसे यहाँ पे दे रखा है 15 to 16 पर मिनट. ये होती है एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट. बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द बॉडी रिक्वायर्स मोर एनर्जी. एज अ रिजल्ट
more quantity of food needs to be broken down to produce more energy. जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया पहले, जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमको क्या चाहिए होगा, मोर फूड चाहिए होगा टू बी ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और उसके लिए ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो ज्यादा फूड ब्रेक डाउन होना चाहिए, इससे हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय नॉर्मल ब्रीथिंग. और इस केस में क्या चाहिए होगा, हमको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी टू ब्रेक डाउन द फूड. ठीक है, लेकिन विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय नॉर्मल ब्रीथिंग, और वो नॉर्मल ब्रीथिंग से, जैसे अभी सांस ले रहा हूं मैं तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग है, वो इससे फुलफिल नहीं कर सकता. मैं अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं नॉर्मल ब्रीथिंग से उस एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो उससे फुलफिल नहीं कर सकता. ड्यू टू दिस रीजन द पर्सन परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथ्स फास्टर देन अ पर्सन एट अ रेस्ट टू गेट मोर ऑक्सीजन. इसलिए कोई भी हैवी एक्सरसाइज हो रही है, जैसे साइकिलिंग की है, आपने रनिंग की है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अ पर्सन परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथ्स क्या करेगा, वो फास्टर ब्रीथ करेगा देन अ पर्सन एट रेस्ट. अगर अभी रेस्ट पर है तो नॉर्मल ब्रीथ करेगा, लेकिन अगर उसने हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म की है, रनिंग की है, साइकिलिंग की है, तो वो फास्ट ब्रीथ करना स्टार्ट कर देगा. अ पर्सन परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथ अप्रोक्सीमेटली 25 टाइम्स इन अ मिनट. जैसा कि मैंने बताया था 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, लेकिन कोई हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म की है तो उस केस में ब्रीथिंग रेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 टाइम्स तक भी जा सकती है. 25 ब्रीथ्स पर मिनट भी जा सकती है. फास्ट ब्रीथिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द सेल विच इन टर्न स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी. क्योंकि ब्रीथिंग हम फास्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी फास्ट हो जाएगी सेल्स में. उस केस में क्या होगा, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है वो भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, और उससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी. उस केस में फिर क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा बनना चालू हो जाएगी. स्नीजिंग, छींकना, स्नीजिंग रेफर टू द रिफ्लेक्स एक्शन, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू कॉमन कोल्ड, फ्लू, और ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स कॉजिंग इरिटेशन इनसाइड द नोज. ठीक है, किस वजह से होता है, कॉमन कोल्ड, जुकाम हो जाए आपको, फ्लू हो जाए, या फिर आपने कुछ फॉरेन पार्टिकल, कुछ डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगा, और उस केस में क्या होगा, स्नीजिंग होगा. द एयर विच वी ब्रीथ इन कंसिस्ट ऑफ मैनी फॉरेन पार्टिकल्स इंक्लूडिंग स्मोक एंड डस्ट, पोलन्स एटसेट्रा. जो हम इनहेल करते हैं एयर, उसमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जैसे दे रखे हैं, स्मोक, डस्ट, पोलन्स. ठीक है, जब ये while we breathe in many foreign particles enters the nostrils and get trapped in hair present in the nasal cavity. ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो फॉरेन पार्टिकल क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर चले जाते हैं, और फिर जो हेयर है इनमें ट्रैप्ड हो जाता है, जो कि नेजल कैविटी में है हमारे. फिर आगे क्या होता है, जैसे नेजल कैविटी में पहुंच गए, while some particles get trapped in the hair, some may even passes through them and causes irritation in the inner lining of the nasal cavity. और कुछ तो ट्रैप्ड हो गए, और कुछ ऐसे ही होते हैं जो आगे, जो रास्ता है ये हेयर वाला, ये पार करके आगे चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, इरिटेशन होता है इन द इनर लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी. दिस इरिटेशन रिजल्ट्स इन स्नीज, और यही इरिटेशन का जो इरिटेशन होता है, इससे हमको क्या होता है, स्नीजिंग या फिर स्नीज, छींक आती है, विच एक्सपेल्स आउट द डर्टी फॉरेन पार्टिकल्स दैट एंटर द कैविटी. और इससे जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो एक्सपेल, बाहर निकल जाता है. डज ओनली क्लीन एंड प्योर एयर एंटर्स द बॉडी, और हमारे अंदर जो जाएगी लंग्स में वो प्योर और क्लीन एयर जाती है. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.